और अब उस क्षण का आपको गवाह बनाने के लिए आह्वान कर रहे हैं जो 24 से 36 घंटे के बाद आएगा, जब प्रधानमंत्री प्रधान सेवक खुद रैपिड ट्रेन में बैठेंगे। जी हां, सिटी हलचल के स्पेशल सेगमेंट चलते चलते में इसी पर बातचीत है। और अपने तीसरे संसदीय काल में सांसद राजेंद्र अग्रवाल की 2009 की यादों को याद करते हुए मुलाकात है। विकास को गति देते हुए बीजेपी पार्टी और सांसद राजेंद्र अग्रवाल से ये बातचीत है। गाजियाबाद से दुहाई तक रैपिड रेल चलने जा रही है। प्रधान सेवक यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें बैठकर मेरठ ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का शुभारंभ करेंगे। तो पश्चिम में रैपिड ट्रेन के जरिए विकास को जो गति मिलेगी और विकास को जो पंख लगेंगे, उसी पर यह बातचीत है। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां 2024 के लिए बेस बनने जा रही हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह दावा कर रहे हैं सांसद राजेंद्र अग्रवाल। और चेहरा होंगे विकास पुरुष नरेंद्र मोदी। ये भी हम नहीं कह रहे हैं, ये भी सांसद राजेंद्र अग्रवाल कह रहे हैं और आपके वोट देने की शक्ति कह रही है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने अपने पहले संसदीय काल को याद करते हुए सिटी हलचल के साथ बातचीत में कहा कि मेरठ के लिए रैपिड रीजनल ट्रेन की बात उन्होंने 2009 में ही उठाई थी, लेकिन यूपीए सरकार ने कुछ खास तवज्जो नहीं दी। अब मेरठ एक्सप्रेसवे और भारत की पहली रीजनल रेल मेरठ को मिल चुकी है और एनसीआर और दिल्ली का प्रेशर कम करने का जो केंद्र सरकार का वादा था वो भी पूरा होने जा रहा है, क्योंकि विकास से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेषकर मेरठ अब अछूता नहीं रहने वाला है। वहां का विकास यहां पर भी आएगा। हस्तिनापुर के विकास के लिए जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम उसके लिए प्रतिबद्ध है और कहा कि 2024 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 81 सीटें जीतती, लेकिन क्या करें, प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के हरित प्रदेश को लेकर जो बयान आए थे उन पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी ये निजी सोच है, ये पार्टी लाइन नहीं है, ये उनके निजी विचार हैं। हमने जब पूछा कि शायद ये जो विकास हो रहा है वो मेरठ को राजधानी बनाने के लिए हो रहा है, तो बड़े अच्छी तरीके से मुस्कुराकर इस सवाल से बचते हुए नजर आए सांसद राजेंद्र अग्रवाल। देखिए दिलचस्प बातचीत सांसद राजेंद्र अग्रवाल के साथ और हमारी टीम के साथ। 2024 की तैयारी हो चुकी है, लेकिन 2024 से पहले मैं आपको ठीक 3 सत्र पहले ले जाना चाह रहा हूं, जब पहली बार राजेंद्र अग्रवाल सांसद बने थे और संसद में प्रश्नों में उन्होंने यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास के लिए रैपिड रेल के लिए आवाज उठाई थी। समय बीता, प्रोग्रेस हुई और अब वो दिन आ पहुंचा है जब प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकार्पण करेंगे उस रैपिड ट्रेन का जो भारत में प्रथम है। और प्रयासों में सबसे आगे मेरठ की तरफ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल है। सर, वो शुभ घड़ी आ गई है जब मेरठ को ये सौगात मिलने वाली है। अभी दुहाई तक है, फिर मेरठ है। देखिए, सबसे पहले तो मेरठ की जनता की ओर से, अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा आपने कहा कि विषय तो हमने 2009 में जब हमको जनता के आशीर्वाद से संसद में जाने का मौका मिला तभी से हमने इस विषय को उठाया, क्योंकि मेरठ से दिल्ली की कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मुद्दा था जिसके विषय में जनता कहती थी। परंतु बहुत मुझे इस बात का कष्ट भी है कि पहले कार्यकाल के अंदर हमेशा कोशिश करने के बाद भी मुझे लगा कि यूपीए की सरकार की प्राथमिकता में ये काम नहीं थे, मेरठ नहीं था। जो भी है, समय बीत गया। 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो आपको पता ही है कि किस उत्साह के साथ हम लोगों ने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का स्वागत किया और आज जो रास्ता 4 घंटे का 5 घंटे का भी हो जाता था वो 1 घंटे का रह गया है। और उसी क्रम में जो रैपिड रेल है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि ये देश की प्रथम रीजनल रेल है, तो वो उसका काम बहुत तेजी से चला। कोरोना के वक्त भी इसका काम नहीं रुका। ये माननीय मोदी जी की जो कार्यशैली है, उनका जो संकल्प है, उनका जो विजन है, उसकी परिचायक है और अब मेरठ के करीब आ गई है। आज परसों 20 तारीख को माननीय मोदी जी खुद उस ट्रेन में बैठ करके साहिबाबाद से दुहाई तक का जो खंड है उसका लोकार्पण करेंगे और स्वाभाविक रूप से उसके बाद
मेरठ की तरफ ये ट्रेन बढ़ती चली जाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि फरवरी तक हम कहीं शताब्दी नगर तक मेरठ के आउटर हिस्से तक इस ट्रेन को ले आएंगे। बाकी इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं कि रैपिड रेल का काम रैपिड स्पीड से निरंतर चल रहा है। एक दिन का भी इसके अंदर कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ, कोई विराम नहीं हुआ और इसका जो टारगेट है 2025 है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 के मध्य से पहले पूरे मेरठ के अंदर इसकी सेवा हमको प्राप्त हो जाएगी। सर, मेरठ में आप फरवरी कह रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव से पहले लोग बैठकर इसमें वोट डालने जा सकेंगे? देखिए, कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप भी जानते हैं एक प्रोसेस करने का समय होता है और जैसा मैंने कहा कि 2025 का इसका टाइमलाइन है इसकी तब तक पूरे होने की। और ये बड़ा काम है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी विषय है, इसके अंदर बहुत ज्यादा आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। और हमने सबने देखा है, मेरठ ने सबने देखा है कि बड़ी तत्परता के साथ हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने काम किया है और हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने लगातार जैसी धन की आवश्यकता थी उसको मुहैया कराया। एक अपवाद है केवल धन देने के मामले में, वो हमारी केजरीवाल की सरकार है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डांटा कि तुम विज्ञापन पर तो 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हो और तुमसे 415 करोड़ रुपए रैपिड रेल के नहीं दिए जा रहे हैं। वो एक अपवाद है। नहीं तो केंद्र सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो तो विकास में बिल्कुल डबल इंजन की सरकार हमारी है, इसको दिया है। और रैपिड रेल के प्रारंभ होने से मेरठ को कनेक्टिविटी मिलने के परिणाम स्वरूप 1 साल बाद मिल जाएगी। मेरठ का जो विकास का जो महामार्ग है वो और भी अधिक विस्तृत हो जाएगा और मेरठ का बिल्कुल चित्र ही बदल जाएगा। मेरठ के विकास पर लगातार विचार विमर्श होता रहता है, फैसला आप करते हैं, चर्चा हम करते हैं। और इसी विकास खंड में जब मेरठ एक्सप्रेस वे प्रोसेस में था तब बार बार सांसद राजेंद्र अग्रवाल आपको प्रगति रिपोर्ट दे रहे थे, प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे थे। और अब ये जो रीजनल ट्रेन का सफर है शुरू होने वाला है। सर, आईटी हब को लेकर और नोएडा के प्रेशर को लेकर किस तरीके से ये रैपिड ट्रेन आपके लिए वरदान साबित होगी, मेरठ के लिए वरदान साबित होगी, अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होगी? देखिए, बच्चों को या हमारे उद्यमियों को या हमारे जो ऐसे नौजवान हैं जिनको काम के सिलसिले में बराबर दिल्ली या गुड़गांव जाना पड़ता है, उनके लिए बहुत ये ऐसा उत्तम माध्यम मिलेगा आवागमन का, जिससे उनको न तो थकान होगी, न उनका समय खर्च होगा और वो तरोताजा रह करके जाएंगे और तरोताजा रह करके आएंगे, अपने घर पर रहेंगे। इसके कारण से बड़ा बहुत इसका इतना लाभ होगा और ये टू वे होगा। दिल्ली से या आसपास के क्षेत्र से भी यहां पर लोग आएंगे, उनको लगेगा कि मेरठ जाना कोई कठिन काम नहीं है। और आप देखें, मैं उद्यमियों से मिलता रहता हूं, वो ये कहते हैं कि हमारे बायर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं या जो हमारे यहाँ मेरठ में इंटरेस्टेड हैं, उनका आवागमन बढ़ गया है। अब तो दिन में 2 चक्कर भी हम लोग आसानी से लगा लेते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये तो केवल मेरठ एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से हुई है। रैपिड रेल हो जाएगी तो और भी अधिक क्षमता के साथ इसका जो है विकास होगा। और आप देखेंगे केवल मेरठ ही नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। हमारे नौजवानों को, हमारे उद्यमियों को, हमारे अन्य भी जो सेक्टर हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, उसमें बहुत अधिक लाभ इसके कारण से होने वाला है। सर, एक प्रश्न राजनीति का। सर, संजीव बालियान ने हरित प्रदेश की मांग की है, क्या केंद्र सरकार और योगी सरकार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए कि अगर कभी मेरठ को राजधानी बनानी पड़े तो एकदम जल्दबाजी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो? कहीं ये सोच तो नहीं है दोनों सरकारों की? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब देखिए, जिस प्रकार से संपूर्ण प्रदेश का, केवल पश्चिमी नहीं, ठीक है, हम थोड़ा सा अधिक सौभाग्यशाली होंगे, हम एनसीआर का क्षेत्र हैं, एक दिल्ली का जो बोझ है वो कम हो, ये भी उसके साथ विषय। दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, एनसीआर का बोझ, एनसीआर का, हाँ, इसलिए हमको अतिरिक्त कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला होगा। आज मेरठ जो कि प्रत्येक दिशा में जाने वाला मार्ग जो है वो हाईवे बन गया, इत्यादि इत्यादि, और ये पहली रीजनल रेल है। तो लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूं। और ये जो मांग है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि ये पार्टी ने इसका पार्टी लाइन है ये। ना, मुझे मेरी से जानकारी नहीं है। हालांकि भाई संजीव बालियान जी हमारे केंद्र सरकार के मंत्री हैं। अब ये मुझे तो लगता है उनकी निजी राय है ये, तो जो भी है, लेकिन विकास उसको जरूर पंख दे रहा है उस बात को। नहीं, देखिए, मेरठ जो है क्योंकि राजनीति की हरित प्रदेश, राजधानी की तरह आप मेरठ को हरित प्रदेश बने न बने, मेरठ वास्तव में पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुख्यालय है। और हम तो इस बात को कह सकते हैं कि हमने संगठनात्मक दृष्टि से हमारे प्रदेश के 6 भाग हमने कर रखे हैं। हम प्रत्येक भाग को उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो संपूर्ण क्षेत्र का विकास, अब बुंदेलखंड का कम विकास हो रहा है क्या? आप देखिए, कभी किसी की दृष्टि जहां नहीं गई, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि गई, मुख्यमंत्री की दृष्टि गई। तो ये
कोई एक विशेष बात को लेकर के नहीं है। कुल मिलाकर के लक्ष्य यही है कि समग्र विकास हो, गति के साथ विकास हो और उसके लिए हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री दोनों तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। तीव्र गति से विकास हो रहा है। आपके क्षेत्र में नहीं आता हस्तिनापुर, लेकिन मेरठ की पहचान है हस्तिनापुर। इस रैपिड ट्रेन से आप किस तरीके से हस्तिनापुर को डेवलप करेंगे? आपकी महत्वाकांक्षा भी है, आपका एम्बिशन भी है हस्तिनापुर का डेवलपमेंट, भले ही आपके क्षेत्र में ना आता हो। देखिए, हस्तिनापुर के क्षेत्र में तो पूरा देश आता है। हस्तिनापुर या कुछ ऐसे स्थान हैं जो संसदीय क्षेत्र की सीमा से भी ऊपर हैं और इसी नाते हमने उसके संबंध में बराबर मैंने कोशिश की। जैसे जो इसका सर्किल है पुरातत्व का, वो अलग से बनवाया मेरठ का, उसके कारण से लोगों का ध्यान गया उधर। वहां संग्रहालय बनाने की बात है, ध्यान जा रहा है। और जब एक तरफ से तो पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है, एक तरफ से प्रयास होता है जब, तो सरकार अपनी है, मैंने कहा 2 इंजन की सरकार है, तो योगी जी ने भी उसकी तरफ, मुख्यमंत्री ने भी ध्यान दिया। वहां का जो चेतावाला का पुल है या अन्य सब चीजें हैं, आप भी देखेंगे कि सारा एक समग्र रूप से दोनों सरकारों के माध्यम से उसका विकास हो रहा है। टूरिज्म की दृष्टि से भी, आस्था की दृष्टि से भी, सांस्कृतिक जो महत्व उसकी दृष्टि से भी, और निश्चित रूप से जब द्रुत गति से मेरठ से लोग आएंगे तो फिर उसी गति से हस्तिनापुर भी जाएंगे और उसकी भी कनेक्टिविटी की बात हो रही है। हमारे आदरणीय रेल मंत्री महोदय कह चुके हैं कि मेरठ से बिजनौर तक का रास्ता हस्तिनापुर रेल मार्ग को बिछाएंगे। तो इससे जो मैं कह रहा हूं कि इकोसिस्टम पूरे क्षेत्र का इस प्रकार का है कि जो एक दूसरे को हेल्प करते हुए समग्र विकास का रास्ता खोलता है। सर, अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कह रहे हैं 80 में से 80 सीट आएंगी, जीत बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं? 80 में से 81 इसलिए नहीं जीत सकते कि 81 है नहीं जी। 80 न्यूनतम संख्या है जो हम जीत सकते हैं, इसलिए हम सबकी सब जीतेंगे। सर, ये अतिशयोक्ति नहीं है? बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी सरकारों के काम, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारा जो बूथ स्तर तक का जो संगठन है उसकी तत्परता प्रत्येक चीज के अंदर, ये हमारी जीत सुनिश्चित करेगी। सबको पता है कि केवल मोदी जी ही देश को आगे ले जा सकते हैं। वो आज 2047 की सोच रहे हैं, वो आज जो है 2035 की सोच रहे हैं, 40 की सोच रहे हैं, सब निरंतर सोच रहे हैं और बाकी लोग अपना अभी इंडी गठबंधन पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो सबको पता है कि मोदी जी हैं तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, इसलिए कहीं कोई दुविधा नहीं है, हम 80 की सीट जीतेंगे। घोसी और खतौली तो चैलेंज दे रहे हैं सर। कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें हो जाती है, हमको सिखाती हैं। और चंद्रयान 2 हुआ तो चंद्रयान 3 सफल हुआ, इतनी ही बात है। हम पूरी ताकत के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ और नेतृत्व की तेजस्विता के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेंगे। जी हां, ये स्वाभिमान है, ये काम करने का तरीका है, ये टोन बता रहा है कि पूरे 15 सालों में जनता के बीच में रहकर, मेरठ की जनता के बीच में रहकर, मेरठ को एक ऐसा हब बनाने का जो प्रयास शुरू किया था 2009 में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने संसद में खड़े होकर, अब उसका अमली जामा पहनने का वक्त आ गया है। जब परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुहाई तक ट्रेन में बैठकर आएंगे, रैपिड ट्रेन में बैठकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं यहां के सांसद का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। वैसे तो बीजेपी के लिए टीम वर्क की बात है, लेकिन जब लोकल प्रतिनिधि जन समस्याओं को संसद में मुखरता के साथ उठाते हैं तो रैपिड ट्रेन, मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट सामने उभर कर आता है। अपने सहयोगी वंश और सिद्धार्थ के साथ के सिटी हलचल।